सो टुडे वी हैव टू कंटिन्यू विद बैंकिंग। हम लोग अपना कमर्शियल स्टडीज का ऑलमोस्ट सिलेबस कंप्लीट करने के उसमें आ गए हैं। खाली हम लोग का एक तो ये फाइनेंस वाला पार्ट रह गया ना। आज हम लोग बैंकिंग में एक पार्ट करेंगे। द सेकंड पार्ट ऑफ बैंकिंग हम लोग करेंगे विच इज, कैन यू सी द स्क्रीन नाउ ऑल ऑफ यू? लोडिंग। कैन यू सी नाउ? यस। ओके सी। तो ये हम लोग का इंटरनेट बैंकिंग का पार्ट 2 है। ओके इसके पहले भी हम लोग का जो बैंकिंग है उसमें हम लोग को दिस इज द सिलेबस फॉर दैट। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया हम लोग को करना है, functions of central bank of India and comparison between commercial bank and central bank. We will do this video also, but before that we want to do this part जिसमें तो internet banking का part है और एक financial fraudulent practice का part है। This two part you have to know, ठीक है। इसके अंदर ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि छोटे छोटे क्वेश्चंस यहाँ से आएंगे, ठीक है। तो इंटरनेट बैंकिंग में मोड्स ऑफ ट्रांसफरिंग मनी हम लोग को पढ़ना है, एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस, मोबाइल वॉलेट्स, इनका मीनिंग करना है, ओनली मीनिंग अबाउट दैट। वी डोंट हैव टू गो मोर इन डिटेल्स बट वी विल गो लिटिल बिट इन डिटेल्स। ये इसके लिए जाएंगे क्योंकि ये हम लोग के बिजनेस के लिए बहुत काम का है और आप लोग को भी ये टर्म्स आजकल डेली घरों में सुनने को मिलते होंगे। योर फादर मस्ट बी टॉकिंग टू यू कि जा बेटा एनईएफटी लगा दे, आरटीजीएस करा। आईएमपीएस तो हम लोग मोबाइल से ही कर सकते हैं, मोबाइल वॉलेट्स आप लोगों को पता ही है क्या है, ठीक है। सो ये हम लोग करना है। फिर हम लोग को एटीएम कार्ड क्या होता है, क्रेडिट कार्ड क्या होता है, डेबिट कार्ड क्या होता है, मीनिंग एंड डिफरेंस एंड कॉशन टू बी टेकन व्हाइल यूजिंग दिस कार्ड, हम लोग को ये करना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन हम लोग कर ले रहे हैं कि व्हाट इज मोड्स ऑफ ट्रांसफरिंग मनी, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आ रहा है, व्हाट आर द डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसफरिंग मनी अंडर इंटरनेट बैंकिंग सिस्टम। तो डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसफरिंग मनी आर एनईएफटी, फुल फॉर्म आपको आ जाएगा 1 मार्क्स का। व्हाट इज एनईएफटी फुल फॉर्म? नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, इसको फिर से याद कर लो, नेशनल एनईएफटी, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक, एफटी तो इजी है, फंड ट्रांसफर, ठीक है। उसके बाद हम लोग का यहाँ पर एक तो आ जाएगा आरटीजीएस, ठीक है। व्हाट इज आरटीजीएस? इट इज रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, ओके, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। इसका जो जो माने फ्रेज है उसी में हम लोग को इसका मीनिंग भी समझ में आ जाएगा। जब हम लोग उसको अभी डिस्कस करेंगे तो समझ में आ जाएगा। एक है इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम, ईसीएस करना, जो हम लोग के ईएमआई ये सब में काम आता है। एक होता है इमीडिएट पेमेंट सर्विस, जो हमारे मोबाइल में आता है, आईएमपीएस मोबाइल में होता है, ठीक है, एंड मोबाइल वॉलेट्स, ठीक है। तो अभी हम लोग पहले डिस्कस करेंगे व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ एनईएफटी, एनईएफटी क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट एंड किस तरह से वो काम करता है। ओके अनुरूप, रीड फास्ट। A national electronic fund transfer (NEFT) is a mode of online fund transfer that is introduced by the Reserve Bank of India (RBI). It quickly transfers money between banks throughout India. A bank branch must be NEFT enabled for a customer to be able to transfer the funds to another party. ओके इसका मतलब ये हो गया कि सारी बैंक्स में एनईएफटी नहीं होता है, ठीक है। जो बैंक्स एनईएफटी करती हैं वो एनईएफटी इनेबल्ड होनी चाहिए। आजकल मोस्ट ऑफ द बैंक्स आर इनेबल्ड, लेकिन जब ये स्टार्टिंग में हुआ था तब बहुत सारी बैंक एनईएफटी नहीं करती थी। अभी एनईएफटी में बहुत चेंजेस भी आ गया। पहले क्या होता था, एनईएफटी करने का टाइम होता था मंडे टू फ्राइडे 8 AM to 7 PM एनईएफटी कर सकते हैं आप। सैटरडे को जो बैंक टाइमिंग्स होता है 8 to 12, ठीक है। बट नाउ 2019 के बाद बैंक्स हैव डेवलप्ड टू मच, हम लोग का टेक्नोलॉजी बहुत डेवलप हो गया है। तो अभी हम लोग एनईएफटी पूरा कर सकते हैं 24/7 365 डेज अ ईयर कर सकते हैं। लाइक आईएमपीएस, ये सब में हम लोग की टेक्नोलॉजिकली बहुत इंप्रूवमेंट हो गई है, तो हम लोग सब कुछ कर सकते हैं। देयर इज ओनली वन डिसएडवांटेज व्हिच पीपल फाइंड इन एनईएफटी। खाली एक डिसएडवांटेज है कि एनईएफटी ना तुरंत नहीं होता है, ठीक है। माने जैसे एनईएफटी जो होता है, ट्रांसफर जो होता है ना, ये लॉट में होता है। आपका जैसे एक बैंक में आप एनईएफटी करते हैं तो एवरी आवर वो लोग एनईएफटी को क्लियर करते हैं। मैंने 12 बजे किया, फिर 1 बजे किया, फिर 2 बजे किया। तो सपोज कर लो अगर आप 12:15 बजे अगर आप 12:15 पर एनईएफटी लगा रहे हो तो आपको 45 मिनट्स वेट करना पड़ेगा। समझ में आ गया बात को? आप क्यू में होगे। तो जब 1 बजेगी तब 1 बजे जितने भी एनईएफटी बैंक के पास होगी तब बैंक उसको क्लियर करेगा, ठीक है। तो यू कैन प्लेस एन एनईएफटी रिक्वेस्ट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। आप कभी भी रिक्वेस्ट कर दो। द एनईएफटी रिक्वेस्ट विल बी सेंट टू अ क्यू, ये आपके क्यू में लगा देगा। ऑल द एनईएफटी रिक्वेस्ट इन द चेक विल बी क्लियर्ड वंस एवरी आवर। ओके समझ में आ रहा है? तो उसमें प्रॉब्लम क्या, अगर आपको इमीडिएट पेमेंट चाहिए, मैंने एकदम 1 सेकंड में पेमेंट चाहिए, तो शायद आप नहीं कर पाओगे उसको, मैंने आप नहीं कर पाओगे। आपको वेट करना पड़ेगा जब उस लॉट का क्लियरेंस होता है। सो दिस इज वन मेजर डिसएडवांटेज विच एनईएफटी, ठीक है। इसमें लेकिन एडवांटेज क्या है, आप छोटा से छोटा अमाउंट के लेके एक 25 लाख पर डे का अमाउंट तक माने आप इसको कर सकते हो। माने बहुत इसका जो रेंज है ये थोड़ा सा लोअर लिमिट से लेकर माने अपर लिमिट में है, लेकिन और लोअर लिमिट से भी आप कर सकते हो। यू कैन ट्रांसफर 100 रुपीज, 500 रुपीज, आप इतना ट्रांसफर कर सकते हो, ठीक है। चलो रीड करो अनुरूप इसको यहाँ से।
You can initiate an NEFT fund transfer starting from rupees 1. On the other hand, RBI has not set any maximum limit for the same. When it comes to cash transactions, you can transfer up to 50,000 per transaction. Also, there is no limit on the total amount you can transfer. Few banks have set their own upper limit, such as HDFC Bank has set the upper limit to of 25 lakhs per day per customer ID via online NEFT. तो इसमें क्या हो रहा है, अपर लिमिट बैंक्स ने नहीं सेटअप किया है, आरबीआई ने कुछ नहीं बोला कि आप कितना रुपया भी ट्रांसफर करिए, उसमें कोई लिमिट नहीं है, पर बैंक्स ने अपनी लिमिट रखी हुई है। ओके, तो मेजर डिसएडवांटेज और एडवांटेज क्या है? एडवांटेज ये है कि यू कैन इवन ट्रांसफर ₹1, ठीक है, अगर आपको 10 रुपया ट्रांसफर करना है तो वो भी कर सकते हो। डिसएडवांटेज क्या है आपका, कि आप उसको इंस्टेंटली नहीं कर सकते, माने एकदम एकदम इंस्टेंट नहीं होगा, यू हैव टू वेट इन लॉट। ओके, तो इसका ये जो प्रॉब्लम था कि यू हैव टू वेट इन लॉट, इसको आरटीजीएस ने सॉल्व कर दिया। ठीक है, आरटीजीएस के संग एडवांटेज क्या है कि ये आपका रियल टाइम का मतलब क्या हो गया, एकदम एकदम माने ऑनलाइन, माने आप जैसे अभी किए अभी आपको पैसा ट्रांसफर हो जाएगा। पर इसके संग प्रॉब्लम क्या है कि आप 2 लाख रुपीज से नीचे नहीं कर सकते। ठीक है, तो मिनिमम अमाउंट जो है वो 2 लाख रुपीज होगा। आप 10 रुपीज, 100 रुपीज, 500 रुपीज आरटीजीएस नहीं कर सकते। ठीक है, तो अपर लिमिट कुछ भी नहीं है, लाइक इन एनईएफटी इसका भी कोई अपर लिमिट नहीं है, पर इसका लोअर लिमिट है। एडवांटेज क्या है, अगर 2 लाख से 2 लाख या 2 लाख से ज्यादा का अमाउंट है, आप तुरंत बैंक से किसी भी कस्टमर को ट्रांसफर कर सकते हो। समझ में आ रहा बात को? चलो पढ़ो, रियल टाइम रीड करो फटाफट। अनुरूप तुम करो, उत्कर्ष एक तुम, ठीक है, उत्कर्ष रीड। A real-time gross settlement or RTGS is a fund transferred mechanism where transfer of money takes place from one bank to another on real time and no gross basis. The RTGS system is primarily meant for large value transactions. The minimum amount to be remitted through RTGS is 2 lakh rupees with no upper limit. Settlement in real time means the transaction is not subjected to any waiting period. The transactions are settled as soon as all the procedures as soon as they are processed, माने जैसे ही आपने पेमेंट करने के लिए बोला तुरंत आपका पैसा ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, gross settlement means the transaction is settled on one-to-one basis without bunching with any other transaction, considering that many transfers take place. Considering that many transfers take place in books of the Reserve Bank of India, the payment is taken as final and irrevocable. The RTGS transfer system is available on all day of the year. The transaction charges have been capped by RBI. हाँ, तो माने जो ट्रांजैक्शन के चार्ज लगेंगे उसके सेट रूल्स है कि इतने रुपए में इतना चार्ज लगेगा, वो सारा फिक्स्ड है। ठीक है, आपने एक बार ट्रांसफर कर दिया तो आपको रिटर्न नहीं मिलेगा पैसा, ये एक तो डेढ़ भले आपने भूल से कर दिया किसी को तो रिटर्न आपका नहीं आ सकता ये पैसा, तो दिस इज द प्रॉब्लम। लेकिन आरटीजीएस का एडवांटेज क्या था, आप इसको तुरंत पेमेंट कर सकते हो। पहले क्या होता था, सपोज अ पर्सन इज स्टेइंग इन दिल्ली एंड इज डूइंग बिजनेस विद अ पर्सन इज स्टेइंग इन कोलकाता, तो पेमेंट मिलने में बहुत टाइम लग जाता था। ठीक है, आप चेक देते हो, चेक में भी 2-3 दिन लगता था क्लियरिंग में। ठीक है, फिर आदमी बोलता था कि कैसे करें, नहीं, बहुत सारे झमेले थे। आरटीजीएस होने से क्या, तुरंत आपका पेमेंट हो जाएगा, आप तुरंत कीजिए, तुरंत आपका पेमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर एक मेजर डिफरेंस है बिटवीन आरटीजीएस एनईएफटी। क्या डिफरेंस है, मेजर डिफरेंस, एनईएफटी में यू कैन हैव टू वेट। ठीक है, आपका जो पेमेंट है वो प्रोसेस होता है बैचेस में, पर आरटीजीएस में क्या है कि ट्रांजैक्शन आपका कंटिन्यूसली होता है और एकदम जल्दी से होता है। जल्दी रीड कर दो उसको अनुरूप। In the NEFT system, the transactions received up to a particular time are processed in batches. But in RTGS, the transactions are processed continuously on transaction by transaction basis throughout the day. क्लियर हो गया ये बात? ये एक डिफरेंस आप लोग को समझना बहुत जरूरी है, सब बच्चों को, ये आप लोग को आना भी बहुत जरूरी था। ठीक है, आईएमपीएस तो आजकल मोबाइल का हो गया। अगर तुम जानते हो, अगर तुम मोबाइल में ट्रांसफर करोगे तो तुमको 3 ऑप्शन उसमें मिलता है। एक होता है आईएमपीएस करना है आपको, एनईएफटी करना है कि आरटीजीएस करना है, मोबाइल में भी आपको मिलता है। ठीक है, अगर आप एनईएफटी करोगे उसमें तो आपको पेमेंट में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन अगर आईएमपीएस करोगे तुरंत मोबाइल से मोबाइल पे पेमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो मोबाइल्स आपके बैंक के थ्रू कनेक्टेड रहते हैं, तो आप बैंक के थ्रू तुरंत आप आईएमपीएस कर सकते हो, इससे बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। ठीक है, पढ़ो। IMPS, Immediate Payment Service. IMPS is a mode of money transfer from one bank to another in the Indian banking system. The system enabled 24/7 365 days real-time interbank electronic money transfer. When there was only NEFT and RTGS facilities available in India, citizen could access the facility
through multiple channels such as mobile phone, ATM, the internet, and SMS. You can use it to make payment throughout your mobile number or Aadhaar card number linked to your bank account. In order to use IMPS, you have to register your mobile banking. चलो, तो IMPS से क्या हो गया, अभी हम लोग को कहीं बैंक जाने का जरूरत नहीं है। ठीक है, हमको RTGS और NEFT करने का भी जरूरत नहीं है। छोटा मोटा अमाउंट जो भी है 2000, 5000, 500 हम अपने मोबाइल से ही ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है, आप चाहे तो बड़ा अमाउंट भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मोबाइल में फिर भी एक लिमिट होता है आपका, शायद 20,000 का लिमिट है, उससे ज्यादा आप नहीं कर सकते। हर बैंक मोबाइल का अपना अपना बैंक के संग लिमिट होता है आपका। तो अगर आपको छोटा मोटा कुछ करना है तो आप IMPS किए, बहुत कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, हाथों हाथ काम हो जाता है। आप लोग तो यूज कर ही रहे हो IMPS आजकल, एवरीबडी इज यूजिंग IMPS। ठीक है, चलो रीड करो फटाक से IMPS यहाँ पे। IMPS aims to make electronic fund transfer easy and convenient for customers and to support the RBI's goal of electronification of retail payments. IMPS has built the foundation for a large range of mobile banking services. There are four major participating parties for the IMPS transaction to take place: remitter, sender, beneficiary, receiver, बेनिफिशियरी banks. माने रेमिटर माने जो पैसा भेज रहा है, ही इज द सेंडर। बेनिफिशियरी जिसको पैसा मिल रहा है, ही इज द रिसीवर। बैंक्स जो दोनों को कनेक्ट कर रहे हैं, और नेशनल फाइनेंशियल स्विच दो इस सबको एडमिनिस्टर करता है, इस सब प्रोसेस को ओवरलुक करता है। ठीक है, तो देयर आर फोर मेजर पार्टीज होती है उसके अंदर में। ठीक है, मेन रीजन IMPS करने का ये है कि बैंक्स आजकल चाहते हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा काम अपने मोबाइल से कीजिए, आप घर बैठ के कीजिए, आप बैंक्स मत आइए। बैंक आने से क्या, अगर आप बैंक से काम करते हो तो आपको बहुत स्टाफ लगते हैं ना, स्टाफ चाहिए, स्टाफ वो सब काम करेगा तो उसका सैलरी वैलरी सब लगेगा। तो आप जितना ज्यादा टेक्नोलॉजी को यूज करोगे उतना बैंक का खर्चा कम है। अंडरस्टूड? चलो, मोबाइल वॉलेट्स जैसे अपन आजकल यूज करते हैं ना, पेटीएम, ठीक है, वो हमारा मोबाइल वॉलेट से, गूगल पे। चलो रीड करो। A mobile wallet uses a bank account, debit or credit card information to process payments, and the payment details are stored in a secure and encoded format. These wallets help lower the payment processing time, reduce fraud, and economical. It is very easy to use a mobile wallet. All you need is to install the app on your smartphone and register for the service. A mobile wallet or an e-wallet is nothing but a digital version of a physical or real life wallet, where one can add money to purchase various goods and services. One can set up this service on a smartphone by downloading the app, keying in personal information such as name and payment details such as debit or credit card information. A mobile wallet can be used instead of debit cards, credit cards, or money, and a customer can make payments by simple tapping their smartphones or tablet. आजकल क्या है, हम लोग खाली किसी का भी वो क्या होता है, QR कोड है ना, उसको स्कैन करो और तुरंत पेमेंट कर दो। ठीक है, आपको डेबिट कार्ड लेके घूमने का भी जरूरत नहीं है। डेबिट कार्ड में तो फिर भी आप कार्ड स्वाइप करो, कार्ड को डालो। ठीक है, और अगर इसमें एक और अच्छा क्या होता है कि सपोज आपने किसी का, आपका रेगुलर बेसिस में अगर आप किसी को पेमेंट करते हो, ठीक है, जैसे मेरा क्या नाम है, जो प्रिंटर्स है, मैं उनको रेगुलर बेसिस में पेमेंट करता हूँ, तो उनका तो नंबर ही आ जाता है ना, खाली उनका नाम डालना है, सीधा आ जाता है नंबर, आप उसको पेमेंट करो, सब कुछ कर दो। तो स्टेशनरी वाले को तो मेरा रेगुलर ही चलता है अभी आजकल। ठीक है, तो ये बहुत इजी हो गया अभी ना, आपको डेबिट कार्ड देना है ना, आपको डेबिट कार्ड में डर भी लगता है यार ये क्या कर लेगा नहीं कर लेगा ना, पिन नंबर याद करो, ये करो। तो मोबाइल वॉलेट एकदम बढ़िया है, जब चाहे आप ऐड कर लीजिए उसमें मनी और आप तुरंत पेमेंट कर दीजिए। उबर सर्विस बुक करने के लिए तो बहुत बढ़िया है ना, उबर तो आजकल पूरा पेटीएम इसे सब मोबाइल से ही हो रहा है आजकल, इजंट इट? पर तुम लोग तो क्या जानते हो उबर के बारे में ना, तुम लोग को उबर कभी किया ही नहीं, तुम लोग ने, अमीर आदमी लोग है भाई, 5-5, 6-6 गाड़ी है। चलो, ATM कार्ड, डेबिट कार्ड, मीनिंग एंड डिफरेंस, क्वेश्चन टू बी टेकन व्हाइल यूजिंग दिस कार्ड। तो ATM कार्ड एंड डेबिट कार्ड। ATM का मतलब क्या होता है? ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ठीक है, तो ATM एक तरह से हमारा डेबिट कार्ड भी होता है। ATM में क्या होता है, आपको क्रेडिट फैसिलिटी नहीं मिलती। ठीक है, आपके अकाउंट में कितना पैसा है वो आप यूज कर सकते हो ATM में। तो पहले तो ATM एक बहुत बड़ी चीज थी भाई, ATM है, मेरे पास कार्ड है, ठीक है, कार्ड से रेस्टोरेंट गए, कार्ड स्वाइप कर दिया, अच्छा लगता था। नया, आजकल तो बहुत कॉमन चीज हो गई, जब नया नया आता तो बड़ा मजा आता था, अरे कार्ड से पेमेंट था, लगता था कूल है ना, कौन पैसा दे, कार्ड लीजिए। चलो, तो ATM का फुल फॉर्म क्या है? Automated teller machine. बहुत जन को इसका मतलब नहीं पता, बहुत जन इसको बोलते हैं ऑटोमेटिक टेलर मशीन या ऑटोमेटिक कुछ नया नया नाम डलते रहते रहे। तो इसका नाम आप याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत एनी टाइम मनी, हाँ, एनी टाइम मनी बहुत कॉमन फ्रेज है इसका, एनी टाइम मनी, ठीक बोला एकदम। बहुत जन इसको बोलते हैं एनी टाइम मनी, एकदम कॉमन फ्रेज है इसका, लेकिन दिस इज रॉन्ग, और बहुत सारे बच्चे एग्जाम में इसको रॉन्ग करके आते हैं। ऑटोमेटेड की जगह ऑटोमेटिक लिख देते हैं। टेलर मशीन तो फिर भी क्या नाम है, अगर याद होगा तभी आप लिख सकेंगे। एनी टाइम मनी जो बोला उसका बिल्कुल सही बोला,
बहुत जन इसका आंसर लिख के आते हैं एनी टाइम मनी, ठीक है, बट इट इज ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ठीक है। चलो रीड करो अनुरूप। An automated teller machine (ATM) is an electronic banking outlet that allows customers to complete basic transactions without the aid of a branch representative or teller. Anyone with a credit card or debit card can access cash at most ATMs. ATMs are convenient, allowing customers to perform quick self-service transactions such as deposits, cash withdrawals, bill payments, and transfers between accounts. Fees are commonly charged for cash withdrawal by the bank where the account is located. By the operator of the ATM or by both. Some or all of these fees can be avoided by using ATM operated directly by the bank that holds the account. नाउ इसमें मालूम है इससे हम लोग को फायदा, दोनों को ही फायदा है। हम लोग को फायदा क्या, हम लोग को बैंक की लाइन में नहीं लगना, ठीक है। बहुत सारे एटीएम हैं, आप कहीं से भी अपना पैसा कन्वीनियंटली कभी भी आप निकाल लो, ठीक है। तो बैंक्स के खुद के, अगर आपका जिस बैंक में अकाउंट है, अगर आप उसके एटीएम के से पैसा निकालते हो तो शायद वो लोग आपको 3 ट्रांजैक्शन फ्री भी देते हैं, उसके बाद वो लोग चार्ज करते हैं। लेकिन अगर आप किसी और बैंक से किसी और बैंक के एटीएम से पैसा निकालते हो तो शायद वो चार्जेबल है। लेकिन मेरे को यहाँ पे एक रिजर्वेशन है, मेरे को यहाँ पे एक तो प्रॉब्लम है कि अगर हम लोग बैंक से पैसा नहीं निकाल रहे तो हम जितनी बार भी एटीएम यूज करते हैं उल्टा बैंक को हमको पैसा देना चाहिए ना, क्योंकि हम बैंक की हेल्प कर रहे हैं। समझ रहे हो मेरी बात? कैसे? अगर हम बैंक जाएंगे, ठीक है, तो हम बैंक जाएंगे तो आपको बैंक में हम जाएंगे तो आपको बैंक में आपको हमको एसी चला के रखना पड़ेगा, पंखा चला के रखना पड़ेगा, हम लाइन में लगेगी भी तो। और हम अगर आपके आदमी से पैसा लेंगे तो आपको एक आदमी रखना पड़ेगा जो हमको वो सर्विस देगा। तो बैंक को भी तो नुकसान है ना, बैंक को भी तो मेंटेनेंस करना है। अगर हम एटीएम यूज कर रहे हैं तो हम आपको कितना फैसिलिटी, आपको एक आदमी कम लगेगा, ठीक है, आपको माने पेपर वर्क भी आपका कम हो रहा है, तो वी आर एक्चुअली हेल्पिंग यू आउट ना। तो आप हमसे फीस चार्ज क्यों करते हो? या तो एकदम फ्री होना चाहिए या हमको लॉयल्टी पॉइंट मिलना चाहिए। यहाँ पर एक तो हम बैंक को हेल्प कर रहे हैं पर बैंक हमारा ही पैसा काट रहा है। अब बैंक बोलेगा भाई एटीएम मेंटेनेंस कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो आप जितना पैसा आदमी के सैलरी में लगा रहे हो उससे कम मेंटेनेंस है आपका। अंडरस्टूड? तो मेरे ख्याल से तो एटीएम में हमको लॉयल्टी पॉइंट मिलनी चाहिए, बिकॉज आप जितना ज्यादा आप एटीएम यूज करें उतना बैंक को बेनिफिट्स है। बट यहाँ पर हम लोग को देखना चाहिए, और आजकल तो ये लोग कुछ ज्यादा ही पैसा लगा देते हैं। 3 ऑपरेशन के बाद अगर आप एटीएम यूज करते हो तो कुछ ज्यादा ही चार्जेस लगते हैं, दूसरे बैंक से यूज करते हो ज्यादा ही चार्ज, 23 रुपीज या कुछ ये लोग काट लेता है पर यूज ऑफ एटीएम। अब सपोज कर लो मेरे को इमरजेंसी में मेरा पास 200 रुपीज शॉर्ट है या 500 रुपीज शॉर्ट है, अगर मैंने 500 रुपीज निकाला या 200 रुपीज निकाला, 23 रुपीज ये लोग काट लेते हैं फॉर एवरी सर्विसेज। सो ये तो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है, इजंट इट? समझ में आ रहा है? और एवरी ट्रांजैक्शन के लिए आप काट रहे हो, ये गलत बात है। ज्यादा से ज्यादा आप एटीएम का 100 रुपीज आप पर मंथ का चार्जेस ले लो, ठीक है, बट यहाँ पे चीटिंग चल रहा है। ये हम तुम्हारी बैंक की हेल्प कर रहे हैं, देन व्हाई आर यू चार्जिंग? हम बैंक से आके निकालेंगे पैसा फिर, इजंट इट? नहीं समझा? आदमी लोग आजकल अपने वॉलेट में पैसा कम क्यों रख रहे हैं? क्योंकि उनको पता है हम एटीएम यूज कर लेंगे, ठीक है। तो आदमी लोग बैंक से पैसा निकाल रहे हैं, ये भी बैंक को फायदा है, तो बैंक का क्रेडिट क्रिएशन बढ़ रहा है ना। लेकिन अगर मेरे को ऐसा लगेगा नहीं कि मेरा एटीएम में चार्जर लगेगा तो मैं ज्यादा पैसा विड्रॉ करूंगा, तो बैंक को ही नुकसान है ना, उनका क्रेडिट क्रिएशन कम हो जाएगा। तो वी शुड एक्चुअली टॉक टू दिस टू द बैंक कि आप ऐसा नहीं करें, ये जो है ये गलत है। अंडरस्टूड? चलो, लेकिन ये अलग मुद्दा है। चलो, तो एटीएम्स को बहुत जन कैश मशीन्स भी बोलते हैं। ये की टेक अवेज है, आप इसको फटाफट रीड कर लो। ये सब की टेक अवे माने आप शॉर्टकट में इसको लर्न कर सकते हो। चलो उत्कर्ष रीड फटाफट की टेक अवे फटाफट। Automated teller machine (ATMs) are electronic banking outlets that allows people to complete transactions without going into a branch of the bank. Some ATMs are simply cash dispenser, while other allows verify of transactions. Variety of transactions. Variety of transactions such as check deposit, bank transfer, and bill payments. The first ATM appeared in the mid to late 1960s and have grown in number to over 2 million worldwide. Today, ATMs are technological marvels, many capable of accepting deposits as well as several other banking services. To keep ATMs free down, use an ATM branded by your own bank as often as possible. By your own bank and often as possible. और अगर आप अपने बैंक का एटीएम यूज करेंगे, बट प्रोवाइडेड आपका बैंक के पास एटीएम होने भी तो चाहिए। हर जगह एसबीआई थोड़ी है, और एसबीआई का लेकिन प्रॉब्लम यह है कि उनके पास एटीएम बहुत है पर उनकी सारी मशीन खराब होती है। नहीं समझा? तो ये चीज बहुत बड़ा प्रॉब्लम है इसके अंदर। हमारे जो चार्जेस लग रहे हैं इसके ऊपर काम करना चाहिए। अंडरस्टूड? चलो, नाउ व्हाट इज अ डेबिट कार्ड? एटीएम कार्ड और डेबिट कार्ड आजकल मोटा मोटी एक ही चीज होती है, ठीक है। लेकिन डेबिट कार्ड में क्या होता है, आप उतना ही विड्रॉ कर सकते हैं जितना आपके बैंक में बैलेंस है। ऑन दी कॉन्ट्ररी, क्रेडिट कार्ड क्या होता है, वो आपको एक्स्ट्रा लिमिट देता है, आप अपने बैलेंस से ज्यादा विड्रॉ कर सकते हैं
और उसके टर्म्स होते हैं कि आप हर महीना आप पेमेंट करते रहिए, बट इट इज वेरी रिस्की। क्रेडिट कार्ड बहुत रिस्की होता है। डेबिट कार्ड इज बेसिकली जस्ट लाइक एन एटीएम कार्ड, जो आप यूज कर सकते हो प्रोवाइडेड द अमाउंट ऑफ बैलेंस, आपका जितना बैलेंस आप उतना ही अमाउंट यूज कर सकते हो, उससे ज्यादा नहीं कर सकते। ठीक है, चलो रीड करो जल्दी से। एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड। What is Debit debit card card? is a मेरी debit बारी है. card is A debit card is a payment card that deducts money directly from a consumer's checking account when it is used. Also called check cards or bank cards. They can be used to buy goods or services, or to get cash from an automated teller machine or a merchant who will let you add an extra amount onto a purchase. चलो की टेक अवेज। Debit cards eliminate the need to carry cash or physical checks to make purchases, and they can also be used at ATMs to withdraw cash. Debit cards usually have daily purchase limits, meaning it may not be possible to make an especially large purchase with a debit card. Debit card purchases can usually be made with or without a personal identification number (PIN). You may be charged at ATM transaction fee if you use your debit card to withdraw cash from an ATM that's not affiliated with the bank that issue your card. Some debit cards offer reward programs similar to credit card reward programs, such as 1% back on all purchases. होता है ना, आप इससे अगर हमारे कार्ड से परचेस करेंगे तो आपको कैशबैक भी मिलेगा। ठीक है, तो आप अच्छा इसको रीड कर लो फटाक से। Whether being used to obtain cash or to buy something, the debit card functions in the same way. It draws the funds immediately from the affiliated account. So your spending is limited to what's available in your checking account, and the exact exact amount of money you have to spend will fluctuate from day to day along with your account balance. हाँ, इसमें सबसे बड़ी बात क्या है, आप उतना ही खर्च कर सकते हैं जितने आपके बैंक में पैसे हैं, तो आप ओवरबोर्ड नहीं जाते। ठीक है, आपको अपना लिमिट चेक हो जाता है, इसी के लिए इसको चेक अकाउंट्स भी बोलते हैं कि आप चेक कर सकते हो भाई कितना खर्च करना है मेरे को। ओके, इसके बाद नेक्स्ट पार्ट हम लोग करना है फाइनेंशियल फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिसेस, जो आजकल आईटी के कारण हो रही है। बहुत सारे फ्रॉड्स, माने जब एडवांटेज हैं तो डिसएडवांटेजेस भी हैं। तो लोग सब स्मार्ट लोग हैं तो फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिस अभी बहुत सारी चालू हो गई है, जैसे क्रेडिट कार्ड फ्रॉड चालू हो गया है। फॉल्स अकाउंटिंग थोड़ा दूसरा टाइप का ही फ्रॉड है। ठीक है, इंश्योरेंस फ्रॉड होता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी फ्रॉड होता है, इंटरनेट एंड साइबर फ्रॉड होता है। सो दीज टाइप्स ऑफ फ्रॉड अभी नया नया सब माने पीपल आर बिकमिंग एजुकेटेड, तो आजकल बड़े बड़े एजुकेटेड फ्रॉड्स भी हो रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग को ये सब समझना है कि क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग ले लेंगे फाइनेंशियल फ्रॉड का मतलब क्या था, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल फ्रॉड। चलो रीड करो। Financial fraud happens when someone deprives you and your money or otherwise harms your financial health throughout misleading, deceptive डिसेप्टिव और इलीगल प्रैक्टिसेस। or other illegal practices. This can be done through a variety of methods such as identified theft or investment fraud. हाँ, तो बोल रहा है फाइनेंशियल फ्रॉड क्या होता है, व्हेन समवन डिप्राइव्स यू ऑफ योर मनी, दैट इज जब तुमसे कोई तुम्हारा पैसा ले लेता है, और अदरवाइज हार्म योर फाइनेंशियल हेल्थ, या फिर थ्रू मिसलीडिंग। मिसलीडिंग मतलब कोई तुमको गलत इंफॉर्मेशन देता है, जैसे फॉर एग्जांपल शेयर्स में हो सकता है, कंपनी में हो सकता है, कंपनी का गलत इंफॉर्मेशन आया, तुमने उसमें इन्वेस्ट कर दिया और कंपनी का नुकसान हो गया तुम्हारा। डिसेप्टिव, तुमको झूठ बोला गया, या अदर कोई इलीगल प्रैक्टिसेस तुम्हारे संग किया गया है। ठीक है, जैसे आपके नाम पे एक लॉटरी टिकट निकला है, अगर आप इसको टिकट चाहिए तो अपने आप को फटाफट रजिस्टर कीजिए, हम आपको 1 करोड़ रुपया देंगे, और उस चक्कर में वो आपसे 5,000 का रजिस्ट्रेशन करा लेता है और वो पैसा आपसे ले जाता है। ठीक है, बहुत सारे आजकल लीगल प्रैक्टिसेस आ रहे हैं, जैसे हमारे यूट्यूब में बहुत सारे आते हैं कि आपको हम एडवर्टीजमेंट देंगे, आपसे हम कोलैबोरेट करना चाहते हैं, आप हमारे को वापस से मेल पे आंसर दीजिए। एक बार तुमने मेल पे आंसर कर दिया, वो आस्ते आस्ते आपके सारे कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन लीक आउट करा लेता है और फिर वो आपको नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, तो बहुत तरह के फ्रॉड होते हैं। दिस कैन बी डन थ्रू वैरायटी ऑफ मेथड्स सच एज आइडेंटिटी थेफ्ट, अगर वो आपका कार्ड नंबर, आपका किसी तरह से आइडेंटिटी देख लेता है आपका, ठीक है, उससे कर सकता है, या आपको गलत इन्वेस्टमेंट करवा सकता है और वो आपके संग फ्रॉड कर सकता है। तो बहुत सारे फाइनेंशियल फ्रॉड मतलब होता है किसी भी तरह से आपको मॉनिटरी, या आपका कभी कभी मॉनिटरी नहीं, कभी कभी आपको आइडेंटिटी क्राइसिस भी हो जाता है, कभी कभी आपके नाम पे गलत काम करने लगता है। तुम लोग देखते हो कि आजकल बहुत जन तुम्हारा फेसबुक पे हैक कर लेता है, ठीक है, फिर उसमें उल्टे सीधे मैसेज आने लगता है कि नहीं। बट बिकॉज फाइनेंशियल फ्रॉड की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको फाइनेंशियल लॉस होता है उसके कारण। ओके, तो अभी हम लोग बात करेंगे क्रेडिट कार्ड फ्रॉड कैसे होता है। ठीक है, चलो रीड करो। Credit card fraud. Credit card fraud are committed by any person who, with intent to defraud,
Uses a credit card that has been revoked, cancelled, report lost, or stolen to obtain anything of value. Using the credit card number without possession of the actual card is also a form of credit card fraud. Receiving a person's identity is in order to receive a credit card is another mode setting from the credit card fraud because it works in conjunction with identified theft. Credit card fraud is a problem that affects the entire consumer credit industry. It is one of the fastest growing type of fraud and one of the most difficult to prevent. तो इंडिया में तो क्रेडिट कार्ड फ्रॉड बहुत कम होते हैं, बट अगर आप यूरोप में जाओगे, मालूम है इंडियंस आर द स्मार्टेस्ट पीपल ऑन द प्लैनेट। हम लोग को सबको ऐसा बोलता है कि इंडियंस आर डम, बट इंडियंस आर द स्मार्टेस्ट पीपल। आप यहाँ के रिक्शे वाले को भी बेवकूफ नहीं बना सकते, विद ड्यू रिस्पेक्ट। माने हम लोग को लगता है ना कि वो लोग लेमैन है, ऐसा नहीं है, लेकिन दे आर वेरी स्मार्ट। आप किसी को बेवकूफ नहीं बना सकते। यूरोप में बहुत होता है क्रेडिट कार्ड फ्रॉड। सबसे बड़ा फ्रॉड इन लोग का ऐसा होता है कि ये लोग कहीं पे परचेजिंग करने गए, खास करके आता है जहाँ पे टूरिस्ट लोग ज्यादा आता है ना, कोई आइलैंड का, जैसे गोवा टाइप का होता है ना, जैसे स्पेन फॉर एग्जांपल। स्पेन में बहुत सारी बीचेस है, ठीक है। तो वहां पे अगर तुम यूट्यूब में चेक भी करेगा ना, काइंड ऑफ क्रेडिट कार्ड फ्रॉड्स इन स्पेन, तो तुमको एक तो फ्रॉड आपको मिलेगा। और सारे फ्रॉड किसने किए हुए? इंडियंस ने किए हुए हैं, ठीक है। इंडियंस के संग हुए नहीं है, उन्होंने किए हुए हैं। यहाँ से बहुत सारे लोग स्पेन गए हुए हैं और वो लोग इतने स्मार्ट है, वो लोग सब यूरोपियंस को बेवकूफ बनाते हैं। वो लोग क्या करते हैं, उनको यूरोपियंस को सबसे पहले तो उल्टा सीधा चीज बेचते हैं, जो भी बेचते हैं, फिर उनसे कार्ड ले लेते हैं। कार्ड में क्या करते हैं, यूरोपियन से बात करते करते जब उसका $500 का बिल है, उसको $5,000 कर देते हैं, ठीक है, और उनसे स्वाइप करवा लेते हैं। तो वो लोग तो देखते नहीं है, यकीन करके वो लोग ग्रीन कर देते हैं, आपका पेमेंट हो जाता है। अच्छा, ये लोग का क्या होता है ना, इन लोग की बैंकिंग हम लोग से थोड़ी डिफरेंट है। दिस पीपल आर रिच पीपल, तो इनको इतना जल्दी फर्क भी नहीं पड़ता। हमारे यहाँ तो $5,000 होगा ही नहीं बैंक में, तो निकाल क्या लेगा, ठीक है। उनके बैंक में होते हैं लिमिट्स, ठीक है। तो उन लोग के संग फ्रॉड होते हैं ये बहुत सारे। कभी कभी वो आपको, तुम देखिएगा बहुत जन आपके क्रेडिट कार्ड का नंबर पूछ लेता है आपसे, फिर आपसे पूछ लेता है कि लास्ट 3 डिजिट क्या है आपके नंबर का। तुम देखता होगा ना, जब डेबिट कार्ड में हम लोग एक तो नंबर देना पड़ता है, सीवीवी नंबर बोलते हैं उसको, ठीक है। तो वो लोग आपसे वो सीवीवी नंबर ले लेते हैं। आपको बहुत, एक बार तो मेरे पास फोन आया कि आपका ना अगर 1 घंटे के अंदर अपना फिर से इसको अपडेट नहीं करेंगे तो आपका सारा उड़ जाएगा, सब हट जाएगा। आपको कब से फोन आ रहा है, आप रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, दिस इज द लास्ट टाइम, नहीं करेंगे तो आपका फोन ब्लॉक हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। आपको थ्रेटन करते हैं। फिर आप बोलते हैं भैया आप कुछ कर लो प्लीज, बचा लो, नहीं तो फ्रॉड होगा, हमसे तो गलती हो गया, हमारा ये चला जाएगा। बोला ठीक है, काम कीजिए, अपना क्रेडिट कार्ड का नंबर बोलिए। और आपने जैसे क्रेडिट कार्ड का नंबर बोला, फिर वो आपसे बात करते करते आपका डेट ऑफ बर्थ पूछ लेगा, आपका सीवीवी पूछ लेगा, बस यू आर गॉन। एक से आपसे बात करते करते बोला आपके बैंक अकाउंट से पैसा निकाल लेंगे। और इसमें तो ये लोग इतने माहिर होते हैं। एक बार मैं, मान लो मेरे पास ऐसा फोन आया, तो मैं बैंक वाले को फोन करके बोला कि सर ऐसा करके फोन आया है, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ गड़बड़ है। तो बोलता सर आपके संग क्या, मेरी मम्मी का खुद, मैंने बैंक का मैनेजर की माँ का संग फ्रॉड हुआ है। बोल रहा है आप सोच रहे हो हमारे घर में फ्रॉड हो रहा है, जबकि हम खुद बैंक के मैनेजर है। तो अभी तो लोग काफी सावधान हो गए, लोगों को पता चल गया। जब ये स्टार्टिंग में शुरू हुआ था ना, तो ये बाप रे बाप बहुतों को इसने बेवकूफ बनाया, इजंट इट। तो आपको क्रेडिट कार्ड फ्रॉड से बचना चाहिए, ठीक है। आप किसी को भी अपना नंबर मत दीजिए। अच्छा, जब भी आप याद रखना, कभी भी आप अपने कार्ड से पेमेंट कर रहे हो, आई एम टेलिंग यू वन वेरी कॉमन मिस्टेक, हमेशा उसने आपके कितना बिल का अमाउंट डेबिट किया है ना, कितना बिल का अमाउंट टाइप का जरूर चेक करना। हम लोग कैजुअल हो जाते हैं इसमें, ठीक है। मान ले, और खास करके आप टूर पे हो, अगर उसको समझ में आ गया, जैसे आप घूमने आए हो, ठीक है, तो मान लीजिए आप 6 घंटे के लिए घूमने, आप आगरा गए हो, आपको वापस दिल्ली जाना है, आप ताजमहल घूमने आए हो, और इनको अगर थोड़ा सा भी भनक लग जाएगा ना कि ये आदमी यहाँ से वापस दिल्ली जाने वाला है, वो पक्का आपका बिल का अमाउंट बढ़ा देगा आपसे बात करते करते। और आप कैजुअल रहोगे, आपने चेक नहीं किया, क्योंकि उसके बाद तो आप दिल्ली चले जाओगे, वापस लौट के तो आओगे नहीं, क्योंकि उतना भाड़ा लग जाएगा आपका। तो आपके संग फ्रॉड होता है। इसी के लिए जब भी वो लोग आपका जब वो करते हैं, आप जरूर चेक करें कि कितना अमाउंट उसने किया है। अपना रिसीट ले लीजिए, रिसीट के अंदर चेक करिए, एंड यू हैव टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल व्हेन यू आर यूजिंग ऑल दिस थिंग्स, वरना आपसे बहुत स्मार्ट लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। फॉल्स अकाउंटिंग फ्रॉड बेसिकली क्या होता है, जब हम लोग अपने अकाउंट्स को विंडो ड्रेस करते हैं, ठीक है। ये बड़ी बड़ी कंपनीज करती हैं बैंक से लोन लेने के लिए। ये विजय माल्या ने किया होगा, ठीक है, ये नीरव मोदी ने किया होगा। ये लोग अपने बैंक को बहुत प्रॉफिटेबल दिखाते हैं, ठीक है, और बैंक से अपना विंडो ड्रेसिंग करके फॉल्स अकाउंट्स दिखाकर बैंक से काफी अमाउंट में लोन लेते हैं, ठीक है। चलो रीड करो इसको। False accounting fraud. False accounting fraud happens when company assets are overstated or liability are ओवरस्टेटेड understated. और लाइबिलिटीज आर अंडरस्टेटेड, माने ज्यादा दिखा रहे हैं, एसेट जितने हैं नहीं उससे ज्यादा दिखा रहे हैं, या अपने कर्जों को कम दिखा रहे हैं, अपने लाइबिलिटीज को कम दिखा रहे हैं, ठीक है। In order to make a business appear financially stronger than it really is,
financial reporting fraud involves an employee or an organization alerting, destroying, or ऑल्टरिंग डिस्ट्रॉय, क्या बात है तेरे को, altering, क्या खाना ज्यादा खा लिया क्या, ठीक से निकल नहीं रहा है, लग रहा है बहुत टेस्टी खाना altering, खाया आज। हाँ, वो कहता ना that's कैसे was जीभ visible. लबलबाई। False accounting fraud involves an employee or an organization altering, destroying, or defacing an डिफेसिंग account, एनी or अकाउंट। defacing an account, or presenting accounts from an individual or an organization so they don't reflect their true value or the financial activities of that company. False accounting can take place for a number of reasons: to obtain additional financing from a bank, to report unrealistic profits, to inflate the share price, to hide losses, to attract customers by appearing to be more successful than you are, to achieve a performance-related bonus, बोनस। bonus to cover up theft. तो ये सब Whatever the छुपाने के reason, लिए हम लोग जनरली ये काम करते हैं। ये काम तो मैनेजमेंट करती है, ठीक है। अगर बैंक से और लोन लेना है, एडिशनल फाइनेंसिंग चाहिए, तो अपने आप को वो लोग दिखाते हैं, ओवर स्टेट करते हैं अपना, ठीक है। कभी कभी अनरियलिस्टिक प्रॉफिट दिखाते हैं शेयर का दाम बढ़ाने के लिए, है ना, शेयर का दाम बढ़ाने के लिए, अपना लॉस छुपाने के लिए, कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए। कभी कभी ये एम्प्लॉइज लोग करते हैं, अकाउंटेंट लोग करते हैं, अपना बोनस लेने के लिए कि भैया हमने इतना का सेल कर दिया, हमको उसके हिसाब से बोनस मिल जाए उसके ऊपर में, ठीक है। या फिर अगर कुछ गलती हुआ है, उसने सपोज कर अकाउंटेंट ने कुछ पैसा चुराया है, अब उसको मेकअप करना होगा, तो वो क्या करता है, खर्चे दिखाता है, जानबूझ के इधर उधर खर्चे दिखाएगा, क्योंकि उतने पैसे उसने गायब कर दिए। तो उस पैसे को दिखाने के लिए, जस्टिफाई करने के लिए, वो अकाउंट्स को इन्फ्लेट करता है, एक्सपेंसेस को ज्यादा दिखाता है, अंडरस्टूड, या इनकम को कम दिखाता है, अंडरस्टूड। इंश्योरेंस फ्रॉड मूवी बनी है इसके ऊपर में, तो इंश्योरेंस फ्रॉड के ऊपर में लोग किसी का लाइफ इंश्योरेंस करा के किसी और को मार के उसका पैसा ले लेते हैं। बहुत सारी मूवी बनी हुई है इंश्योरेंस फ्रॉड के ऊपर में। चलो जल्दी से रीड करो। any action taken with the intention to obtain a fraud and benefits from an insurance process is an insurance fraud. Such a fraud happens when a person tries to obtain some advantage to which she is not intended. Insurance fraud is an illegal act by either the buyer or seller of insurance अच्छा, contract. For इसमें याद रखना example, इंश्योरेंस फ्रॉड दोनों तरफ से होता है। कभी कभी तो जो इंश्योरेंस करने वाला होता है, ठीक है, इंश्योरर जो होता है, वो झूठ बोलता है कि अरे आप कर लीजिए, आपको सारा बेनिफिट मिलेगा, हॉस्पिटलाइजेशन मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा, हम ये भी कवर करा देंगे, पुरानी बीमारी भी कवर करा देंगे, आप करिए तो सही, टेंशन क्यों ले रहे हैं, हम बैठे हैं ना। और उसके बाद जब आपको कुछ होता है, आप पैसा निकलवा लीजिए, हिम्मत है तो वो आपको 10 बात बताएगा, ओ ये तो पुराना बीमारी था, अच्छा इसका तो एज नहीं था, ओ ये तो है ही नहीं हमारे यहाँ, अंडरस्टूड। तो इंश्योरेंस का पैसा निकालना ही बहुत मुश्किल है। और कभी कभी जो आदमी का इंश्योरेंस हो रहा है वो भी झूठ बोलता है। फॉर एग्जाम्पल, वो डायबिटिक है लेकिन बोल देता है मैं डायबिटिक नहीं हूं, ठीक है। उसको कोई बीमारी है पर वो झूठ बोल देता है कि नहीं है, हाँ, जिससे उसको इंश्योरेंस मिल जाए। तो दोनों तरफ से फ्रॉड होता है यहाँ पर, समझ आ गया। चलो फॉर एग्जाम्पल, a seller may sell policies from non-existing companies, fail to submit the premiums, the churn policies to earn some commission. Similarly, a buyer may falsify medical history, exaggerate claims, false death or kidnap, फेक डेथ और किडनैप एंड मर्डर, ठीक है। तो ये सब होता है, मूवी देखोगे तुमने, इसमें सब मूवी में सब दिखाता है सब कैसे कैसे इंश्योरेंस का फ्रॉड होता है, इसके बाद तुम लोग सब जानकारी है। चलो Insurance insurance fraud is an attempt to exploit an insurance contract. Insurance is meant to protect against risk and not to serve as a vehicle to enrich enrich the the. insured। Although insurance fraud by the policy issued does occur, the majority of cases have to do with the policy's holder attempting to receive more money by exaggerating a claim. हमेशा याद रखो, इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी। आपको लॉस को कवर करता है इंश्योरेंस, आपको प्रॉफिट नहीं बनाता, आप उससे प्रॉफिट नहीं कमा सकते। इंश्योरेंस का मोटिव ये नहीं है कि आपको फायदा हो, इंश्योरेंस का मोटिव है कि आपका नुकसान कवर अप हो, समझ में आ रहा बात को। लेकिन लोग इंश्योरेंस को यूज करते हैं माने एडिशनल पैसा कमाने के लिए, ठीक है। A drawback of the insurance is that the increased cost of insurance is passed on by the insurer to the customer। असल में क्या होता है, अगर सपोज कर लो कुछ गलत इंश्योरेंस का पेमेंट हो रहा है, तो बाकी के कस्टमर के ऊपर में उसका प्रेशर आ जाता है, ठीक है। चलो, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी फ्रॉड का मतलब होता है कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, पेटेंट, ट्रेड सीक्रेट, इसको हम लोग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, मेरे पास कोई फॉर्मूला है या मेरा कोई ब्रांड है, मेरा कोई ट्रेडमार्क है, उसको कोई आदमी यूज करता है, ठीक है,
तो उसको उसके ऊपर जैसे हम लोग का ब्रांच बैक बेंचर का जो वो जो लोगो है हम लोग ने उसको कॉपीराइट कराया हुआ है, अगर कोई इसको यूज करेगा हम उस पर केस कर देंगे, ठीक है। तो हमारा ब्रांड को यूज नहीं कर सकता, ठीक है। तो आपके जो भी चीज है उसको बचाने के लिए अगर कोई फॉर्मूला है, आपने कोई टेक्नोलॉजी बनाई है, उसको कोई ले नहीं सके तो उसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो मैं रीड करता हूं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी फ्रॉड इज अ टाइप ऑफ फ्रॉड दैट इन्वॉल्व्स प्रॉपर्टी दैट इज प्रोटेक्टेड अंडर कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, पेटेंट और ट्रेड सीक्रेट लॉज। आपको समोसा बनाना आता है, आप उसको पेटेंट करा सकते हैं, तो आपका ऐसा समोसा कोई और नहीं बनाएगा, ठीक है। There is a wide range of activity that can constitute intellectual property fraud. In some cases, the fraud may have to do with one party illegally obtaining access to protected material. इसमें क्या होता है, मान लीजिए आपके कोई डिजाइन है जो आप बनाए हो, पर दूसरा आदमी उसको कॉपी करना चाहता है। रेफ्रिजरेटर्स में बहुत होते हैं, या मोटर कार में होता है, व्हीकल में आपने कोई टेक्नोलॉजी लगाई जो कॉपी करना चाहते हैं लोग, आप उसके ऊपर कॉपीराइट ले सकते हो, पेटेंट करा सकते हो उसको, कि आपका डिजाइन कोई चोरी नहीं करेगा। This is basically a theft of the intellectual property, which is usually achieved through the misrepresentation or deceit. In other case, the fraud may have to do with the more technical aspects, such as the registration of the intellectual property. Intellectual property fraud schemes are sometimes called intellectual property scams. ठीक है, आपका brand use करना is an intellectual property scam. ठीक है. In short, intellectual property theft involves robbing people or companies of their ideas, inventions, creative expression known as intellectual property, which can include everything from trade secrets, proprietary products, part to movie, music, software. जानता ना, मूवीज में होता है उसका म्यूजिक चुरा लिया, उसके धुन में अपना गाना बना दिया, ठीक है, उसका सॉफ्टवेयर चुरा लिया, जैसे टैली सॉफ्टवेयर को बहुत जन चुरा कर अपना अपना नया नया अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर बना लेते हैं, जैसे वर्ड को यूज करके, है ना, विंडोज को यूज करके कोई अपना बना रहा है, तो आप उसके ऊपर कर सकते हैं, ऐप के ऊपर, ठीक है। टिकटॉक को लेके आपने कुछ टिकटॉक बना लिया, गेम को लेके आपने कुछ अपना गेम बना लिया, तो ये सब आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी फ्रॉड में आता है। फाइनली इंटरनेट एंड साइबर फ्रॉड, आपको मालूम है अभी दुनिया का सबसे खतरनाक फ्रॉड ये है, एक तरह से वॉरफेयर हो गया आजकल, तो कंट्री के ऊपर में इंटरनेट और साइबर फ्रॉड होता है ना। अभी रशिया बोल रहा है कि उन्होंने मेरा पूरा साइबर हैक कर लिया, पूरी कंट्री तो आजकल नेट से रिलेटेड है ना, अगर हम किसी कंट्री को हैक कर लेंगे उनका पूरा सिस्टम ही हैक कर लेंगे हम। तो ये आने वाले समय में सबसे गंदा और सबसे ताकतवर फ्रॉड हो सकता है, जहां पूरी की पूरी कंट्री बर्बाद हो सकती है, ठीक है। Internet fraud involves using online service and software with access to the internet to defraud or take advantage of victim. The term internet fraud generally covers cybercrime activity that take place over the internet or an email, including crimes like identity theft, phishing, and other hacking activities designed to scam people out of money. This type of fraud involves a computer and a network. तुम देखते होगे बहुत जन का वीडियो ऑन कर लेता है वो लोग, ठीक है। अगर आपका लैपटॉप पड़ा है, अगर लैपटॉप ऑन है तो आपका वीडियो का कैमरा को एक्सेस कर लेता है वो लोग, ठीक है, आपके माइक को एक्सेस कर लेता है ना। फिर आप सपोज कर लो यू आर इन योर हाउस एंड यू आर लाइक इन अ कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन, तो ये लोग यूज कर सकता है उसको। कभी कभी आपके फेस चेंज करके लोग दूसरा फेस लगा के आपकी आइडेंटिटी को खराब करने की कोशिश करता है ना। बहुत सारे इसमें होते हैं। एस्पियोनेज, फाइनेंशियल थेफ्ट एंड अदर क्रॉस बॉर्डर क्राइम्स आर क्वाइट सीरियस थ्रेट। एस्पियोनेज क्या होता है, वो आपके कंप्यूटर में एक तो वायरस भेज देगा, ठीक है, जिससे वो आपका सारा डिटेल्स, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज लोग जो होते हैं, गवर्नमेंट ऑफिसर होते हैं, उनके मैलवेयर डाल देंगे उनके कंप्यूटर में, तो सारे टेक्निकल चीजें इंडिया का जो इंपॉर्टेंट वो है, समझ को लो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के पास तो कितने सारे फोन पे कितने सारे मैसेजेस होंगे ना, जो कितने काम के होते होंगे। होम मिनिस्टर के पास में तुम देखता है वो तो मूवी था उरी, उसमें हमारा जो वो था मिनिस्टर, वो बार बार फोन तोड़ दे रहा था। क्यों तोड़ रहा था? क्योंकि उसको पता है कि जिससे बात कर रहा है, किससे बात कर रहा है, इन्फॉर्मेशन से लोग हैक कर सकते हैं, तो वो लोग उसको तोड़ के वो लोग उसको खत्म कर देते हैं, ट्रेल नहीं छोड़ते वो लोग उसका। समझ में आ गया? क्राइम्स अगेंस्ट विमेन आर डन टू इंटेंशनली हार्म विमेन बोथ साइकोलॉजिकली एंड फिजिकली। विमेन के अगेंस्ट में बहुत हो रहा है, उनके फोटोग्राफ्स यूज करके बहुत ये सब हैक्स हो रहे हैं। Internet scam targets victim through online service account for the millions of dollars fraud or fraudulent activity everywhere, and the figures continue to increase as internet usage expand and of cyber criminal technique becomes more sophisticated. अगर इंडिया में बैठ के हम किसी अमेरिकन का बैंक अकाउंट हैक कर लेंगे तो क्या होगा, ठीक है। तो इंडियंस एक्सपर्ट है इस सब चीज में, ठीक है। ये थ्रेट आने वाले टाइम में बहुत डेंजरस थ्रेट अभी हो भी गया है और होने वाला भी है, ठीक है। सो दिस इज योर सिलेबस, ये कंप्लीट कर दिया हम लोग ने। इस सिलेबस बैंकिंग का जो पार्ट 1 है, दैट इज सेंट्रल बैंक, उसके बारे में भी हम लोग वीडियो बनाएंगे, कल परसों में बना लेंगे। वी आर रेडी विद दैट, ओके। सो वी आर कंप्लीटिंग होल कमर्शियल स्टडीज। सो आप लोग को अगर नोट्स भी भेज दूंगा मैं तुम लोग को, ठीक है, जिसको चाहिए वो मुझसे ले भी सकता है। चलो बाय बाय, आई विल सी यू लेटर, ओके।